हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना था क्या ट्रीटमेंट ऑफ टीडीएस विद जीएसटी। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको जीएसटी के साथ ही टीडीएस देखने को मिलेगा। तो इसको भी हमें समझना चाहिए कि कैसे हम जीएसटी और टीडीएस को साथ में कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है ना। अब इसके लिए देखो दे रखा है, वही सेम कंपनी हमें ओपन करना। न्यू एरा एडुटी सी वास रेंट बिल 3,20,000 पर मंथ। अब जब सामने वाला हमें रेंट का बिल देगा ना, तो वो पक्का क्या करेगा, वो तो जीएसटी चार्ज करेगा, क्योंकि रेंट क्या है, वो भी सर्विस है ना, सर्विस पे जीएसटी लगती है। और जीएसटी कितना लग रहा है सर्विस पे? 18%। उसने 18% जीएसटी कर दिया। विद फ्रेंड्स एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, जीएसटी नंबर ये है। ऑन 1 जुलाई कब मिल रहा है? 1 जुलाई को बिल मिल रहा है। तो नॉर्मली क्या होता है, ट्रांजेक्शन ये हमारे लिए तो एक्सपेंस है। ऑफिस रेंट अकाउंट डेबिट कितने से? 3,20,000 से। उस पर सीजीएसटी एसजीएसटी भी देना पड़ेगा। टू ट्रेंड हम पार्टी को कितना देंगे? 377। और उसमें से टीडीएस काट लेंगे 32,000। क्यों? देखो 32,000 जो टीडीएस कटा है वो किस पे कटा है? रेंट के वैल्यू के ऊपर। जीएसटी पे से टीडीएस नहीं कट सकता। ये तो मैंने नॉर्मल एंट्री की तरह समझाया, बट इनवॉइस कुछ ऐसे मिलेगा मुझे। तो बिल हमें कौन बना के दे रहा है? ट्रेंड एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। और हमारे नाम पे बिल बना रहा है। ऑफिस रेंट हमारा 3,20,000 है। आपको पता है 240 क्रॉस करते ही टीडीएस कट जाता है, तो हम काटेंगे टीडीएस। और जीएसटी भी लग रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट के पेमेंट में से हम टीडीएस नहीं काट सकते हैं, सबको क्लियर होना चाहिए। तो जो टीडीएस कटेगा वो सिर्फ किस पे कटेगा? रेंट वैल्यू पे, न कि जीएसटी वैल्यू पे। इसको करने के लिए सबसे पहले तो क्या, पहले तो आपको टीडीएस का पॉइंट तो क्लियर है कि टीडीएस के केस में 3 लेजर बनते हैं, एक्सपेंस, पार्टी, टीडीएस। ये तो सबको क्लियर है। सो वो तो हमें बनाना, लेकिन उससे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इनेबल द जीएसटी। हमें तो जीएसटी पहले ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जीएसटी का भी केस है। तो जीएसटी का केस आप लोग को पता है, तो पहले तो जीएसटी हम लोग इनेबल कर लेते हैं। तो पहले तो अपनी कंपनी ओपन कर लेते हैं, जिस कंपनी में हम लोग कर रहे थे काम, सेम कंपनी में करना है। यही है ना, F11। और यहाँ पे अभी तक हम लोग, हाँ, जीएसटी यस कर लेंगे। जीएसटी नंबर 09AWNPG 1400B1Z5। हो गया? सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्ट, कंट्रोल है। अब कहता है अपडेट करना चाहते हो, यहाँ पे जब एक्सेप्ट करोगे तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जीएसटी उसटी भी अपडेट कर देना हर जगह। तो हम बोलते हैं यस, यू। तो यू मतलब एक्सेप्ट मास्टर, सबको सही। ठीक है ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन पूछता है तो आप क्या दबाएंगे? यू प्रेस करेंगे। क्या करेंगे? यू। तो जीएसटी हमारा अपडेट हो गया। अब क्या करना है? सबसे पहले एक्सपेंस का लेजर बनाना है सर। तो वाउचर, सॉरी, लेजर में जाते हैं, क्रिएट करते हैं ऑफिस रेंट। ये हमारे लिए क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब ध्यान रखना, इस ऑफिस रेंट पे पहला नंबर तो जीएसटी चार्ज हो रही है, सही है। तो हमें क्या करना है? जीएसटी एप्लीकेबल को यस करना है। ठीक है, तो जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है? इसके ऊपर स्पेसिफाई रेट ईयर, पहले तो उसका एसएससी कोड डालो। एसएससी कोड क्या है? तो एसएससी कोड शायद बिल में दिया था, नहीं दिया है। यहाँ दिया है कि नहीं दिया है? 997212। ठीक है, फिर इसके ऊपर रेट भी स्पेसिफाई कर देते हैं। टैक्सेबल है कितना परसेंट? 18%, सही है। अब इसी में क्या करना है? अब ये सर्विस है, सर्विस भी हो गया। अब इसी में आपको ध्यान रहे टीडीएस भी इनेबल करना है। जीएसटी तो इनेबल होगा ही होगा। आपको पता है रेंट के ऊपर जीएसटी भी लगेगा, साथ ही साथ टीडीएस भी कटेगा। तो इसलिए दोनों ही टैक्सेशन को हमें क्या करना पड़ेगा? ऑन। तो सेट अल्टर अदर स्टैट्यूटरी डिटेल, क्या दूसरा टैक्स की डिटेल भी आपको मेंटेन करना है? तो यहाँ पे क्या करना होगा? यस। अब बोलता क्या टीडीएस भी एप्लीकेबल करना है? हम बोलते यस, एप्लीकेबल है। ठीक है। फिर पूछता है नेचर ऑफ पेमेंट क्या है? तो रेंट का है, रेंट का बना नहीं है, बनाना पड़ेगा। रेंट ऑन बिल्डिंग, है ना, बिल्डिंग का रेंट है। सेक्शन कौन सा होता है? 194। याद हो गया आप लोग को? बहुत बढ़िया। 94I, है ना। इन सब में कुछ नहीं, 10% टीडीएस कटेगा, थ्रेशोल्ड लिमिट, सही है। तो ध्यान से देखो, ऑफिस रेंट में मैंने दोनों चीज इनेबल किया। कौन सी दोनों चीज? जीएसटी भी और टीडीएस भी, दोनों इनेबल करना है।
सही है। अब दूसरा लेजर किसका बनेगा, पार्टी का। पार्टी कौन है, ट्रेंड एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड। ये हो गया सन्ड्री क्रेडिटर हमारा। टीडीएस डिडक्टेबल, यस। कौन है ये, कंपनी रेजिडेंट होगा डेफिनेटली। जी हाँ, यहाँ कंपनी रेजिडेंट है। डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, केस कौन सा है, रेंट ऑन बिल्डिंग। अब यहाँ पे पूछ रहा है एड्रेस, एड्रेस दिया हुआ है, इनवाइस से देख लो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे क्लैरिटी है थोड़ी। 433 कॉमा AD, ये भी है क्या, बैंक रोड, पिन कोड ये है ना। अब यहाँ पे इनका क्या डालना पड़ेगा, पैन नंबर, तो इनका टीडीएस भी काटना है। इनका जीएसटी नंबर यहाँ नहीं दिया है क्या, जीएसटी नंबर तो होना चाहिए भी नीचे, चाहे इसमें चलो दिया हुआ है, कोई इशू नहीं, डिटेल में आप लोग के मेंशनड है। AAQCA 718 2A, यही है ना। इसको कॉपी कर लेते, Ctrl+C, 09 Ctrl+V 1J 1ZJ, ये है ना। ओके, डन। किसी कोई दिक्कत, पार्टी बनेगा। अगला किस चीज का बनेगा, टीडीएस। ये क्या होगा, अब आपको पता है जीएसटी भी तो लगना है, हम सर्विस ले रहे हैं, तो इनपुट CGST SGST, आपको पता है कोई एडजस्टमेंट तो अभी जीएसटी वाला आपको करना नहीं है, तो इनपुट आउटपुट चाहे बनाओ या तो सीधे किस नाम से बनाते हैं हम लोग, कॉमन लेजर। वहाँ याद है जीएसटी में दो बनाता था, इनपुट और आउटपुट बनवाता था जीएसटी में। यहाँ पे अभी जीएसटी एडजस्टमेंट तो करना नहीं है तुमको, सिंपली एंट्री करनी है, तो आप चाहे तो सिंपल सा जीएसटी के नाम से बना सकते हैं, यानी कि CGST कितना रेट, 9%, जाने दो, ड्यूटीज एंड टैक्सेस क्या है यहाँ पे, कौन सा लग रहा है कि परसेंटेज यहाँ डिफाइन नहीं करते हैं, आपको पता होना चाहिए। टीडीएस, अब ये पूछ रहा है क्या जीएसटी में ये CGST पे टीडीएस काटना है क्या, क्या इस टीडीएस एप्लीकेबल करेंगे क्या, नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे ध्यान रहे, अनआइडेंटिफाई नहीं छोड़ना है, क्या नहीं छोड़ना है, यहाँ पे आपको बताना है जीएसटी पे टीडीएस नहीं कटता है, नॉट एप्लीकेबल। बट आप वहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिख दो, अगर नहीं दिया तो मेंशन करो उसको बुक में। यहाँ पे अगर देखो, देखता हूँ मैं कहाँ, हाँ हाँ, अनआइडेंटिफाइड यहाँ सेट है ना, इसको काट करके क्या लिखो, NA लिख दो, NA मतलब नॉट एप्लीकेबल। SGST, ड्यूटीज एंड एक्सेस, GST, SGST, यहाँ क्या हो जाएगा, नॉट एप्लीकेबल, कि हमें टीडीएस इस पे नहीं काटना है। तो जिस पे टीडीएस नहीं काटना है, टीडीएस मत एप्लीकेबल करना, जिस पे टीडीएस काटना है टीडीएस एप्लीकेबल कर दो, बस हो गया। अब चलते पहले तो परचेज की एंट्री करते हैं, F9 और F2, डेट 1 जुलाई को बिल मिला है। बिल कब का है, ये बिल है ना हमारे पास, तो ये बिल है किसका है, ट्रेंड का। चलिए पहले पूछता है, सर्विस बिल है, Ctrl+H करके अकाउंटिंग इनवॉइस मोड, कौन सा मोड, सबको पता है ना। बिल नंबर दिया है यहाँ पे, TSP स्लैश 2223 ना, पार्टी नेम ट्रेंड एंड सन्स, ऑफिस रेंट कितना, 10,000 और 20,000। हम्म, ना हियर, यहाँ पे क्या करेंगे, CGST और SGST, CGST कट गया, SGST कट गया, किसी कोई दिक्कत। अच्छा,
जब सामने वाले से ये वाउचर मिलेगा, यहाँ पे कहीं टीडीएस मेंशन है क्या? नहीं ना। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे टीडीएस मत डिडक्ट करिएगा, यहाँ नॉर्मल बिल जैसा मिला है वैसे एंटर कर दीजिए। तो सर टीडीएस यहाँ पे नहीं काट सकते? काटने के लिए कई लोग यहाँ पे करते हैं ऐसे, यहीं पे टीडीएस भी लिख देते हैं और टीडीएस डिडक्ट भी हो जाता है। डिडक्ट हो गया कि नहीं हो गया? बट आई विल नॉट सजेस्ट यू। क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ? क्योंकि हम तुरंत टीडीएस थोड़ी ना, पहले तो परचेज की एंट्री कर लो, और परचेज की एंट्री जो होनी चाहिए ना वो एज इट इज, हम तो इससे मैच कराते हैं ना कि बिल एकदम मैच होना चाहिए। कहाँ मैच कर रहा है? इसीलिए मैं इसको क्या करता हूँ यहाँ पे फिलहाल, यानी बिल जैसे मिला है पहले एज इट इज एंटर कर दो। 377, आज तक यही ना करते आओ तुम लोग, तो ये एंट्री 377,600 की न्यू रेफरेंस पेमेंट कर दो, ये कर दो। बीइंग ऑफिस रेंट बिल रिसीव, ठीक है ना, बिल मुझे मिला है, खर्चे का बिल मिला है, समझ गए? अब सर टीडीएस कैसे डिडक्ट करेंगे फिर? तो याद है मैंने बोला था कभी भी कोई टीडीएस अगर कटना भूल गया जो नहीं होता बाद में, तो उसके लिए कोई नहीं, आप जनरल में जाओ, किस में जाओ, अब मुझे पता है ये जो बिल आया है इस बिल के ऊपर मुझे टीडीएस काटना है। तो टीडीएस कैसे काटेंगे? जनरल में जाएंगे और यहाँ पे इस फीचर का यूज़ करेंगे, ऑटो फिल। किसका यूज़ करेंगे? कंट्रोल एफ। फिर पूछेगा सर क्या करना है, हम बोले टीडीएस डिडक्ट करना है, ठीक है। कब? 1 जुलाई को। किस चीज़ के? अपने आप देखो पकड़ लिया, वो जान गया है कि किसका टीडीएस कटना रह गया है, रिलायंस ये ट्रेंड वाले का, तो ट्रेंड को लिया। फिर क्या है? रेंट ऑन बिल्डिंग, टीडीएस ऑन रेंट, कट गया टीडीएस 32,000। कोई दिक्कत आई? अब देखते हैं बुक में कैसे किया है, असाइनमेंट में। इन्होंने देखो असाइनमेंट भी सेम किया है, पहले तो बिल की एंट्री एकदम नॉर्मल कर दिया, फिर कहा है क्या, जाके टीडीएस डिडक्शन करो जनरल में जाके, कंट्रोल एफ ऑटो फिल का यूज करके वहां पे टीडीएस काटने के लिए कहा है। सही है कि नहीं सही है? लेकिन अगर आपका बॉस कहता नहीं उसी में काट दो तो काट देना भाई, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, जब बॉस कह रहा है तो क्या दिक्कत। ठीक, समझ गए? अब क्या है, टीडीएस डिडक्ट हो गया, उसी बिल पे टीडीएस कटा है ना, देख लो, उसी के अगेंस्ट काटना, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उसी बिल में से डिडक्शन होगा, हम 377 पार्टी को नहीं देंगे, उसमें से हम 32,000, 32,000 माइनस कर लेंगे। अब देखो उसका बैलेंस कितना हो गया, 345,600, बीइंग टीडीएस डिडक्टेड, ठीक है ना। तो टीडीएस हमने क्या कर दिया, काट दिया। तो क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? अब सर टीडीएस जो काट दिया वो तो दिख रहा है सबको, उसका अगर रिटर्न भी, सबसे पहले तो जाके 26Q चेक करते हैं, डिस्प्ले टीडीएस रिपोर्ट 26Q, सही है। 1 जुलाई से 30 सितंबर, अब अगला क्वार्टर में आ गए ना हम लोग, अभी तक याद है अप्रैल टू जून दिखाता था, क्वार्टरली रिपोर्ट होता ना, अब कौन से क्वार्टर का दिखा रहा है, जुलाई टू सितंबर, तो एक ही एंट्री हुई अभी, ये पहली एंट्री हुई है, उस पर टीडीएस कितना कटा है दिख रहा है, सही है ना। और फिर क्या दिखाएगा, 27Q, सॉरी, जीएसटी रिपोर्ट में भी जाके GSTR 1 चेक कर, GSTR 1 नहीं सॉरी परचेज है ना, तो GSTR 2A, अनसर्टेन ट्रांजेक्शन क्यों दिखा रहा भाई, जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज नॉट स्पेसिफाइड इन द ट्रांजेक्शन। मंगलम एसोसिएट क्यों आ रहा है, अच्छा दूसरे का दिखा रहा है, अच्छा पुराने ट्रांजेक्शन्स को मैंने अपडेट किया ना, तो उसने पुराने ट्रांजेक्शन पे भी जीएसटी इनेबल कर दिया। अभी हम लोग को क्या देखना है, पीरियड पहले सही करते, 1 जुलाई से 2 जुलाई हम देखते हैं। अब देखो दिख रहा है, परचेज दिखा रहा है ना, कितने की परचेज किया, वो पीछे वाले ट्रांजेक्शन का। तो यहाँ देखो बकायदा दिखा रहा है रिलायंस ट्रेंड कितना, इतना जीएसटी कटा है, ठीक है। तो मेरे पास अब इन इतनी आईटीसी अवेलेबल हो गई, परचेज के ऊपर जो भी टैक्स देते हैं हमें पता है उसकी आईटीसी हमें मिलती है। अब आगे देखिए यहाँ पे टीडीएस पेमेंट विद इंटरेस्ट, टीडीएस पेमेंट इंटरेस्ट के साथ कैसे करें, अब चलिए देखते हैं इसको। लाइबिलिटी ऑफ डिडक्ट टीडीएस एट सोर्स, लाइबिलिटी ऑफ डिडक्ट टैक्स किसका होता है, हमेशा पेयर का होता है। हेंस अकाउंटेंट ऑफ द पेयर शुड नॉट फॉरगेट टू डिडक्ट टीडीएस,
समझ रहे, इसीलिए वो 16 रुपये पे भी टीडीएस काट रहा है। तो अकाउंटेंट को सीधे कहा है बे पेमेंट करना, टीडीएस काट लेना, कमीशन पे इतना पड़े, वो काट रहा है। डिपॉजिट द सेम टू द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट को जमा कर देना। कंसिक्वेंसेज इफ टैक्स इज नॉट डिडक्टेड द एक्सपेंडिचर विल बी डिसअलाउड। दिक्कत ये होती है कि मान लो मैंने कोई पेमेंट किया, मैंने टीडीएस नहीं काटा, तो पता है गवर्नमेंट कहता है ये खर्चा नहीं दिखा सकते, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ना मेरे लिए। और मैंने इसका लॉ बताया था कि अगर किसी फॉरेन कंट्री में पेमेंट की हो, कहाँ पेमेंट की हो, फॉरेन कंपनी को पेमेंट की हो और टीडीएस नहीं काट दिया, पूरा इंटायर वैल्यू डिसअलाउड हो जाता है, पूरा खर्चा नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर अपनी कंट्री में किसी को पेमेंट करते समय टीडीएस भूल गए हो, तो चूंकि गवर्नमेंट को पता है वो तो इंडिया में हम उससे वहां से तो टैक्स ले ही लेंगे, लेकिन तुम्हारे को एक पेनाल्टी दे रहे हैं कि तुम्हारा 30% का खर्चा हम दिखाने नहीं देंगे। टोटल खर्चे में सिर्फ कितना दिखा पाओगे, 70%। तो ये एक पेनाल्टी है तुम्हारे लिए। इट विल इनकर अ पेनाल्टी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ टैक्स नॉट डिडक्टेड, प्लस पेनाल्टी कितनी लगाती है, पेनाल्टी सेम उतनी वैल्यू का जितना वैल्यू आपके ऊपर क्या है उससे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, if tax is deducted but not deposited to the government. Now next, if tax is deducted but not deposited to the government, अगर तुमने टीडीएस काट तो लिया लेकिन डिपॉजिट नहीं किया, ये भी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। देन एक्सपेंडिचर विल रिमेन डिसअलाउड टिल डिपोजिशन, आपको खर्चा तब तक डिसअलाउ रहेगा जब तक आप उस पैसे को जमा नहीं करते। जैसे जमा करोगे खर्चा दिखा सकते हो। तो 2-3 पॉइंट समझ में आया। पहला नंबर, टीडीएस काटना है तो उसको जमा करना है, टीडीएस काटा नहीं जमा किया, पहला नंबर खर्चा डिसअलाउड होगा, खर्चा डिस प्लस पेनाल्टी कितनी लगेगी, जितना तुमने टीडीएस नहीं काटा। मान लो तुम्हें टीडीएस काटना था 32,000 रुपये, यही 32,000, और तुमने टीडीएस नहीं काटा 32,000, तो 32,000 पेनाल्टी भी लगेगी, यानी कि तुम्हें जमा कितना करना पड़ेगा, 64,000 रुपये। 32,000 टैक्स और 32,000 पेनाल्टी, सही है। और अगर, और क्या था, जब तक आप जमा नहीं करते तब तक वो खर्चा डिसअलाउड रहेगा, जमा करते हो और दिखा सकते हो खर्चे में अपने। इंटरेस्ट भी लगेगा सर, कितना परसेंट, 1%, जितना डिले जमा करोगे उतना इंटरेस्ट। सर पेनाल्टी एक अलग चीज होती है, इंटरेस्ट अलग होता है, यानी आपको पेनाल्टी भी लग रही है प्लस इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ रहा है। फिर बट इफ द टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बट नॉट डिपॉजिटेड, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 1% पर मंथ। नॉन डिपॉजिशन ऑफ टैक्स ऑल्सो रिजल्ट द इनप्रिजनमेंट, अगर फिर भी जमा नहीं कर रहे हो कि नहीं देंगे सर, जाइए, ब्याज भी नहीं देंगे, पेनाल्टी भी नहीं, कुछ नहीं देंगे, ठीक है बेटा, तब 3 महीने से लेकर के 7 साल तक की जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है ना। तो इनप्रिजनमेंट मतलब जेल, ठीक है। तो भैया ये वैसे मत करिएगा आप लोग। इंडिविजुअल एंड एचयूएफ आर टू डिडक्ट टैक्स इफ द टर्नओवर एक्सीड 2 करोड़, मतलब इंडिविजुअल एचयूएफ, मैं अगर किसी को दे रहा हूँ रेंट, मैं कब टीडीएस काटूंगा, अगर मेरा अकाउंट्स ऑडिट हो रहा होगा। मेरा अकाउंट्स क्या हो रहा होगा, जिनका अकाउंट्स ऑडिट होता है उनकी जिम्मेदारी होती है टीडीएस काटने की। और ऑडिट एग्जैक्टली कब होता है, जब 2 करोड़, 2 करोड़ क्या, 1 करोड़ है इस समय, नहीं 2 करोड़, ठीक है चलो, तो 2 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर होता है तब आप टीडीएस के दायरे में, तब आप ऑडिट के दायरे में आते हो, ठीक है। और प्रोफेशनल हो, डॉक्टर इंजीनियर हो, साल भर में अगर कितने ज्यादा रिसिप्ट हो जाती है, फी रिसीव कर लेते हो 50 लाख से ज्यादा, तब तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक। इन आवर एग्जाम्पल वी हैव डिडक्टेड टीडीएस ऑन 1 जुलाई, सही है, हमने टीडीएस कब काटा, 1 जुलाई को, पक्का। अभी जो एंट्री जो किया हमने, देख लो ना टैली पे, अभी अभी हमने जो टीडीएस काटा है यहाँ पे, 1 जुलाई को हमने टीडीएस काटा है। ये जो टीडीएस काटा है किस तारीख को, 1 जुलाई को। ड्यू डेट ऑफ डिपॉजिट कब होता है, जुलाई में अगर टीडीएस काटे तो आपको पता है अगस्त में जमा कर देना था, 7 अगस्त को। बट वी फेल टू डिपॉजिट द सेम विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, सपोज हम फेल हो गए, हम 7 अगस्त को नहीं जमा किए। वी हैव डिपॉजिटेड द सेम ऑन 2 सितंबर, इत्तेफाक से सितंबर महीना चल रहा है ना, वो अलग बात है। सपोज आप 3 तारीख लेगा नहीं, 4 तारीख लेगा नहीं, 2 तारीख को ही करना पड़ेगा। 2 सितंबर को हम लोग जमा कर रहे हैं अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, ब्याज तो लग जाएगा ना अब तो, क्योंकि तुम 1 महीना डिले हो रहे हो, और तुम्हें लगेगा 1 महीना, लेकिन देखना ब्याज कैसे लगेगा। 1 जुलाई को आपका डिडक्शन था, सही है, टीडीएस कितना था, 32,000। डेट ऑफ डिपॉजिट क्या था, आप जमा कब कर रहे हो, 2 सितंबर को। तो यहाँ देखो डिफॉल्ट पीरियड कितना ले रहा है, तुम सोचोगे अगस्त से तो सितंबर गया ना, तो 1 ही महीना तो डिले हुआ,
वो क्या कहते हैं, टीडीएस किस दिन काटे थे उस दिन से हम काउंट करेंगे। तो टीडीएस जुलाई में काटे थे पहला महीना, अगस्त दूसरा महीना, और सितंबर में भी एंट्री कर गए, अगर अगले महीने में एक दिन भी घुस गए तो उसको पूरा एक महीने का ब्याज देना पड़ेगा। नहीं समझे, यानी 2 सितंबर को चाहे जमा करते, चाहे 30 सितंबर को जमा करते, तब पर भी 3 महीने का ब्याज लगता। ठीक है, तो 3 महीने का ब्याज लगेगा, वो भी किस परसेंट की रेट से, 1.5%। तो कितना आ रहा है, 32,000 पे 1.5% लगाया गया, 3 महीने का ब्याज कितना आ रहा है, तो 1440 रुपये ब्याज के साथ जमा करना है। तो कैलकुलेशन नीचे समझाया है, 32,000 पे 1.5%, 3 मंथ्स का 1440। टीडीएस पेमेंट एंट्री क्या होगा, अब चलिए पेमेंट कैसे करेंगे। अब हम ब्याज के साथ जमा करने जा रहे हैं किस तारीख को, तो ब्याज के साथ कैसे जमा करते हैं चलिए देखते हैं। F5 F2 करके डेट सही कर लेंगे, 2 सितंबर, 2 सितंबर को हम पेमेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान रहे, बस क्या नहीं करना है, कंट्रोल F प्रेस नहीं करना है। अगर आप ब्याज के साथ जमा कर रहे हैं ना, तो कंट्रोल F मत करिएगा ऑटो फिल, क्योंकि क्या करेगा वो, तो सिर्फ टीडीएस का अमाउंट उठाएगा, ब्याज का अमाउंट तो उठाएगा नहीं अपने आप। तो ब्याज का अमाउंट तो आपको खुद से कैलकुलेट करके डालना होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे बैंक, कौन से बैंक से दे रहे हो, एसबीआई से, फिर क्या दे रहे हो, टीडीएस ऑन रेंट है, अगेंस्ट रेफरेंस खुल रहा है, यही है, अपने आप आ जाएगा, इंटर। अब इसके नीचे क्या देना है, तुम्हें ब्याज भी देना है, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस का एक लेजर बनाइएगा। ध्यान रहे, कई लोग कंफ्यूज, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, तो टीडीएस ऑन इंटरेस्ट वो अलग है, पढ़ चुके हो तुम लोग, टीडीएस ऑन इंटरेस्ट ये बना रहे हो क्या, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस, टीडीएस पे ब्याज बन रहा है। तो ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, बस खर्चा है, और कुछ भी एप्लीकेबल मत करना, जीएसटी वीएसटी कुछ नॉट एप्लीकेबल, सब कुछ नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी एप्लीकेबल नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट का लेजर बनेगा। ठीक है ना, क्या है, अब ये खुद ही पूछेगा क्या है, ये क्या जमा कर रहे हो, इंटरेस्ट है कि लेट फीस जमा कर रहे हो कि पेनाल्टी दे रहे हो, बात समझे ना, क्या दे रहे हो। तो हमको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा इंटरेस्ट, हम इंटरेस्ट दे रहे हैं, ब्याज। ठीक है ना, कितना अमाउंट खुद कैलकुलेट किए ही हो, 1440 रुपये, टोटल जमा करना पड़ेगा 33,440 रुपीज। ठीक है, बीइंग टीडीएस पे विद इंटरेस्ट, हो गया। अब पेज, अब मेन इंपॉर्टेंट तो ये है, तुम्हें चालान देखना है, चालान में वो इंटरेस्ट वाले कॉलम में आ जाना चाहिए। तो अब कंट्रोल पी करो, प्रीव्यू देखो, जेड करो, यहाँ नीचे देखो, आ गया इनकम टैक्स, तो 32,000, इंटरेस्ट के कॉलम में इंटरेस्ट आ गया 1440 रुपीज। बस ध्यान रखना है, इसमें क्या नहीं करना है, कंट्रोल एफ प्रेस नहीं, ऑटो फिल नहीं करना। अगर ब्याज पेनाल्टी कुछ भी जमा कर रहे हो इसके साथ, तो आपको विदाउट ऑटो फिल आपको एंट्री करनी होगी। ठीक, तो ये यहाँ पे समझा दिया है सर, और प्लस इन्होंने चालान प्रिंट करके भी दिखा दिया, ऐसे चालान में आना चाहिए, वो हम लोग ने चेक भी कर लिया है। अब कहता है जरा ट्रेंड को भी पेमेंट कर दो, वो भी बहुत दिनों से वेट कर रहा है अपने पेमेंट के लिए, उसको भी 2 सितंबर को आज ही हम पेमेंट कर रहे हैं। तो एसबीआई से पेमेंट कर रहे हैं, ट्रेंड से कितना उसका बैलेंस है, 345,600, पूरा पेमेंट कर दो, बहुत पैसा हम लोग के पास। सही है, तो ये कंप्लीट हो गया सर। अब कह रहा है जाके पीएल चेक कर लो, बैलेंस शीट चेक कर लो, वो तो आप लोग कर ही लोगे, लेकिन फिर भी आप लोग के सामने दिखा देता हूँ पीएल, 5,09,247 एग्जैक्ट आ रहा है, और सब देखो अलग अलग खर्चे, एडवर्टीजमेंट, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन टीडीएस और ऑफिस रेंट, सब दिखा रहा है ना लाइन से। अगला क्या, बैलेंस शीट देख लो, 15 लाख दिखा रहा है, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस कह रहा है मैच करा लो, तो ड्यूटीज एंड टैक्सेस इधर उठ के आ रहा है, 57,600 माइनस में आना चाहिए। क्यों माइनस में आ रहा है, क्योंकि हमने अभी देखो जो रेंट लिया ना, रेंट का बिल मिला उस पर हमने टैक्स दिया है,
और वो टैक्स आपको पता है उसकी आईटीसी मिलती है। क्या मिलती है? आईटीसी। वो मेरा एसेट है ना, खरीदते समय जो भी हम जीएसटी देते हैं वो मेरे लिए एसेट होता है, करंट एसेट की तरह, इसीलिए वो इधर साइड में आ गया। अगला केस क्या है? फॉर्म 15G 15H और फॉर्म 13। ठीक है, मैं थियरी बस बता दे रहा हूँ ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीधे प्रैक्टिकल करेंगे। 15G 15H शायद आप लोग को पहले बता दिया है, इसको हम बोलते हैं नो डिडक्शन ऑफ टीडीएस। बैंक वाला क्या करता है, जब आपको 40,000 से ज़्यादा ब्याज देगा तो वो टीडीएस काट लेगा। सही बात है। सीनियर सिटीजन को कितने से ज़्यादा देगा ब्याज तो टीडीएस काट लेगा? 50,000 से ज़्यादा। आपको टीडीएस कटने से रोकना है। आपको पता है आपके दादाजी ने आपके नाम पे 10 लाख रुपए डिपॉजिट कर दिया एफडी। कितना अच्छा लगता है सुन के, नहीं? तो फिर दादाजी ने 10 लाख जमा कर दिया, उस पर 6% ब्याज बन रहा है हर साल। तो 60,000 रुपये तुम्हारा ब्याज बन रहा है। अब तुम तो भाई स्टूडेंट पढ़ाई करते हो और कोई इनकम नहीं है, वही तुम्हें ब्याज की इनकम साल में मिलती है 60,000 रुपये। कायदे से तुम्हें इनकम टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन बैंक वाले को क्या पता। बैंक को तो अपना रूल पता है कि भाई 194A 40,000 से ज्यादा ब्याज टीडीएस काट लो। सीधी सीधी बात। वो अपना काम, वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। कौन अपनी ड्यूटी निभा रहा है? बैंक वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ने उसको बोल रखा है 40,000 ज्यादा होगा टीडीएस काट लेना। इज दैट क्लियर? तो जैसे ही तुमको 60,000 देगा ना, उसका 10% टीडीएस काट लेगा। 10% कितना होगा? 6,000। तुम्हारे खाते में 54,000 भेजेगा। अब तुम हो जाओगे दुखी कि भाई मेरा तो टीडीएस कट गया। और 6,000 रुपये के लिए तो वापस करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? आईटीआर फाइल करना पड़ेगा। उसके लिए तुम मेरे पास आओगे, सर आईटीआर फाइल कर दिया, मेरा गलती से 6,000 टीडीएस करे, वो 6,000 रिफंड करा दिया। हम कहा ठीक है, 1,000 रुपये फीस दे देना। क्या दे देना? 1,000 रुपये फीस लगेगा। तो तुम्हें हाथ में कितना आएगा? घूम फिर के 1,000 चार्ज कट गया। सही है ना? गया ना तुम्हारा 1,000 रुपया। वो भी नहीं जाना चाहिए। तो उसको नहीं जाने के लिए क्या करोगे तुम बैंक में टीडीएस कटने से पहले, टीडीएस नॉर्मली कटता कब है बैंक में? मार्च में। तो मार्च से पहले आप फरवरी में ही चले जाओ या मार्च के शुरुआत में चले जाओ और बैंक में जाके 15G फिल कर दो। 15G एक तरह का डिक्लेरेशन होता है कि सर मेरी जो टोटल इनकम है 2.5 लाख क्रॉस नहीं करती, कृपया मेरा टीडीएस न काटें। इज दैट क्लियर? तो वो रिक्वेस्ट जैसे 15G डालोगे, अब क्या होगा? बैंक वाला तुम्हारे पेमेंट में से टीडीएस नहीं काटेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया? सर 15H किसके लिए? सीनियर सिटीजन के लिए। किसके लिए? सीनियर सिटीजन कौन सा फॉर्म भरेंगे अगर उनको अपने टीडीएस कटने से रोकना है तो? 15H। अब सवाल उठता है सर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ हो गई 15G 15H। हाँ बढ़िया चीज़ हो गई, बढ़िया है सर। बैंक में इंटरेस्ट में टीडीएस कटने से रोकना है, आप जाके 15G 15H भर दो। लेकिन हाँ, अगर आपकी एफडी 5 साल के लिए तो हर साल आपको जाके ये भरना पड़ेगा। हर साल आपको जाके ये फिल करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि आज ही बड़े पूरे 10 साल के लिए तुम 15G भर दोगे। अरे भाई इस साल इनकम नहीं हो सकता, अगले साल इनकम कमाना शुरू कर दो, उसके अगले साल इनकम कमाना। तो इसलिए गवर्नमेंट को बैंक को हर साल चाहिए आपका 15G, तभी वो टीडीएस नहीं काटेगी। अब सोच रहे तो सर 15G फिर हर जगह लगा सकते हैं क्या? उतने सारे सेक्शन है, 194A 194I 194, सारी जगह पे सर 15G 15H लगता है? नहीं नहीं नहीं, हर जगह नहीं लगता। 15G 15H हर जगह नहीं लगता। नहीं कमीशन वाले केस में लगा दिया तो मेरे कमीशन में से टीडीएस नहीं कटे, ऐसा कुछ नहीं, हर जगह नहीं लगता। तो कहाँ कहाँ लगता है? यहाँ पे तो दे रखा है, this provision is applicable only in the case of TDS on interest on securities, dividend, interest other than interest on securities, नेशनल सेविंग स्कीम्स, प्रीमेच्योर ऑफ ईपीएफ विदड्रॉ, ईपीएफ विदड्रॉ कर रहे हो उस केस में टीडीएस कटता है। रेंटल इनकम, इंश्योरेंस कमीशन, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कमीशन? इंश्योरेंस कमीशन। सारे कमीशन नहीं, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस। आप कहीं जमीन बेचवा रहे हो तो वो वाला कमीशन नहीं, इंश्योरेंस कमीशन में से टीडीएस कटने से रोक सकते हो, 15G लगा सकते हो। तो ये वो जगह है जहां पे 15G 15H काम करता है। समझ रहे हो? अब 194C का केस है, कॉन्ट्रैक्ट का केस है, लगा दे रहे हो 15G वो रुकेगा नहीं, वो टीडीएस काट लेगा। समझ रहे? हर जगह 15G 15H नहीं चलता है। सबसे ज्यादा फेमस है बैंक में लोग लगाते हैं। समझ गए? अब सॉल्व तो सर फॉर्म 13 क्या है, तो चलिए फॉर्म 13 समझते हैं। फॉर्म 13 क्या होता है? लोअर रेट डिडक्शन। अब लोअर रेट डिडक्शन क्या होता है? जैसे नॉर्मली तुम्हारा रेंट है, अब रेंट पे टीडीएस कितना कटता है जल्दी बताओ? 10%। 10% कटता है। अब सपोज करो तुम स्वतंत्रता सेनानी हो या फिर कोई स्पेशल कैटेगरी ऑफिस में आते हो तुम
और तुम्हारा टीडीएस नॉर्मल रेट से नहीं कटना चाहिए, हाफ रेट से कटना चाहिए। यानी कि तुम्हारा रेंट पे 10% नहीं, तुम्हारा एक मकान है, तुमने रेंट पे दिया है, लेकिन तुम चूंकि स्पेशल कैटेगरी में आते हो, तो तुम्हारा टीडीएस 10 नहीं बल्कि 5% की रेट से कटना चाहिए। ठीक। तो ऐसे में सामने वाला तो भाई उसका तो लॉ क्लियर है, वो क्या करेगा, वो तो फटाक से टीडीएस काट लेगा तुम्हारा 10%। लेकिन तुमको क्या करना होगा, फॉर्म 13 इशू कराना होगा। फॉर्म 13 इशू कहाँ से होता है, आपको जाना पड़ता है अपने इनकम टैक्स ऑफिस में। जैसे गोरखपुर में इनकम टैक्स ऑफिस सबको पता है कहाँ है, यूनिवर्सिटी की तरफ जाते हैं ना जब आप, तो वहीं पे आपको मिल जाता है इनकम टैक्स ऑफिस, राइट हैंड साइड पे, सही है ना। अब वहाँ पे इनकम टैक्स ऑफिस में जाना है, अपने टैक्स ऑफिसर से मिलना है अपने एरिया के। मान लो मेरा दुर्गाबाड़ी पड़ता है, दुर्गाबाड़ी का टैक्स ऑफिसर, असेसिंग ऑफिसर होते हैं, उनसे मिलना है और उनको बोलना है सर देखिए मैं इस कैटेगरी में आता हूँ, मेरे रेंट पे से 10% नहीं कटेगा, टीडीएस कम रेट से कटना चाहिए। तो वो तुमसे कुछ प्रूफ मांगेगा, तुम वो सबमिट कर देना। फिर वो फॉर्म 13 सीधे इशू करेगा तुम्हारे किराएदार के ऊपर। मान लो तुमने अपना ये जगह जो है किसी बैंक को दिया है रेंट पे, तो बैंक वाला तो टीडीएस फटाक से काट लेगा तुम्हारा 10%। तो बैंक जो तुम्हारे प्रेमाइस पे किराए पे लेके रह रहा है, यानी तुम्हारे किराए पे करके बैंक चला रहा है, वो अब तुम्हारे पेमेंट में से टीडीएस 10 की जगह कितना काटेगा। लेकिन ये फॉर्म 13 इशू कराने के लिए तुमको थोड़ी मेहनत करनी है, तुम्हें जाना पड़ेगा इनकम टैक्स ऑफिस। और ये फॉर्म 13 तुम्हें नहीं मिलेगा, सीधे तुम्हारा टैक्स ऑफिसर किसको इशू करेगा, उस बैंक को जो किराया दे रहा है तुम्हें, सीधे उसको फॉर्म 13 इशू करेगा कि देखो भाई इस पैन नंबर पे जब तुम पेमेंट करना तो 10 की नहीं बल्कि 5% की रेट से टीडीएस काटना। दिस इज कॉल्ड लोअर रेट डिडक्शन। क्या बोलते हैं, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है। ठीक है ना। तो ये आप लोगों को क्लियर करना है। तो ये सब कैसे करेंगे, इन सब चीजों के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहां पे अब जा करके इस ऑप्शन को अभी तक जो नो रखते थे, अब इसको क्या करना होगा, यस, इसका काम पड़ेगा हमें कल इन नेक्स्ट क्लास में। तो आई थिंक फॉर्म 15G 15H समझ में आ गया। बल्कि आप अपने आस पड़ोस में अंकल अंकल को भी बता सकते हो, अरे सर गलती से टीडीएस कट गया, कोई नहीं आप 15G भर दिया करो। तो 15G 15H के बारे में ये नॉलेज होना चाहिए, जनरल नॉलेज की चीज़ है। ठीक है ना। और फॉर्म 13 तो बहुत कम केस में यूज होता है, लोअर रेट डिडक्शन, वो कैसे होता है प्रैक्टिस में हम लोग देखेंगे। सो बाकी नेक्स्ट क्लास में।